कभी सोचा है कि अगर किसी बिल्कुल साधारण से दिखने वाले लड़के की दुनिया रातों रात पलट जाए? हम्म। एक 11 साल का लड़का जो अपने रिश्तेदारों की सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी कोठरी में रहता है और उसे अचानक पता चलता है कि वो एक जादूगर है। हाँ, ये कहानी है हैरी पॉटर की। और आज हम शायद उसी के हॉगवर्ट्स के पहले साल के अनुभवों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, खासकर उन पहलुओं पर जो हमारे स्रोत सामग्री में उभरकर सामने आते हैं। सही है। और ये पड़ताल सिर्फ कहानी दोबारा सुनाने के लिए नहीं है। हमारा मकसद है उस स्रोत में जो बातें हैं, जो मुख्य विचार है, उनको समझना। जैसे कि पहचान की तलाश, दोस्ती की क्या अहमियत है, और वो पहली बड़ी चुनौती जिसने हैरी के जीवन की दिशा ही बदल दी। हम देखेंगे कि स्रोत इन घटनाओं को कैसे देखता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहानी शुरू होती है हैरी के डर्सली परिवार के साथ बिताए मुश्किल भरे जीवन से। हाँ, बहुत मुश्किल। उसे लगातार नजरअंदाज किया जाता है, यहाँ तक कि उसे अपने माँ बाप की मौत की असली वजह भी नहीं पता होती। कुछ नहीं पता होता उसे। सब कुछ बदलता है उसके 11वें जन्मदिन पर, जब हैग्रिड नाम का एक विशाल दयालु सा शख्स दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। वो सीन तो आइकॉनिक है। हाँ, और हैग्रिड उसे बताता है, तुम एक जादूगर हो हैरी। तुम्हारे माता पिता को दुष्ट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने मारा था। तुम उस हमले में चमत्कारिक रूप से बच गए। और वो निशान माथे पर। हाँ, वो बिजली का निशान, वो उसी रात की देन है। और तो और, जादूगरों की दुनिया में तुम एक लेजेंड हो, एक किंवदंती। श्रोता इस पल को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने वाला मोमेंट नहीं मानता। ये हैरी के लिए जैसे एक धमाका था, सबसे बड़ी सच्चाई का। सही कहा। बिल्कुल। श्रोता इस बात पर काफी जोर देता है कि ये सिर्फ पहचान का खुलासा नहीं था, ये एक तरह से दो दुनियाओं का टकराव था हैरी के लिए। अच्छा। हाँ। कैसे? एक वो दुनिया जिसे वो जानता था, जो असल में काफी हद तक झूठ पर टिकी थी, और दूसरी ये नई जादुई दुनिया जो खतरों, जिम्मेदारियों और एक ऐसे दुश्मन से भरी थी जिससे उसका अतीत गहराई से जुड़ा था। स्रोत के मुताबिक ये हैरी के लिए अपनी किस्मत को, अपनी नियति को स्वीकार करने का पहला कदम था, जिसमें सिर्फ रोमांच नहीं था बल्कि गंभीर खतरे भी थे। और इसी खुलासे के बाद हैरी पहुंचता है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। हाँ। स्रोत इसे सिर्फ एक जादुई स्कूल के तौर पर नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में चित्रित करता है जहां हैरी का असल विकास शुरू होता है। सही। यही उसकी मुलाकात होती है रॉन वीजली से, जो एक बड़े लेकिन उतने अमीर नहीं जादुई परिवार से आता है, और हरमाइनी ग्रेंजर से, जो बेहद होशियार है और मगलू परिवार से होने के बावजूद जादू में कमाल कर रही है। हाँ, और ये दोनों उसके सबसे पक्के दोस्त बनते हैं। और ये दोस्ती, जैसा कि स्रोत भी कहता है, कहानी का एक सेंट्रल पिलर है, एक मुख्य स्तंभ है। ये महज साथ पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। स्रोत बताता है कि ये तीनों मिलकर एक ऐसी यूनिट बनाते हैं जहां हर एक की कमी दूसरे की खूबी से पूरी होती है, जैसे रॉन की वफादारी और जमीनी समझ, हरमाइनी की वो किताबों वाली जानकारी और लॉजिक, और हैरी का वो नेचुरल करेज और लीडरशिप। ये सब मिलकर उन्हें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। मतलब ये दोस्ती सिर्फ इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। हाँ, स्रोत इसे महज भावनात्मक बंधन नहीं, बल्कि एक तरह की स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर भी देखता है। बिल्कुल दिलचस्प। और दोस्ती है तो दुश्मनी भी है। हाँ, ड्रेको मैल्फॉय। स्रोत ड्रेको मैल्फॉय के किरदार को महज एक स्कूल बुली के तौर पे नहीं, बल्कि एक अलग सामाजिक वर्ग और विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में पेश करता है ना। हाँ, कह सकते हैं। हॉगवर्ट्स में आते ही हैरी और ड्रेको के बीच जो ठनती है, वो सिर्फ पर्सनल नहीं है, बल्कि मूल्यों का टकराव भी है, जैसा स्रोत इशारा करता है। सही। और फिर हैं प्रोफेसर्स, डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल जैसे शिक्षक। स्रोत डंबलडोर को सिर्फ एक हेडमास्टर नहीं, बल्कि एक रहस्यमय मार्गदर्शक के रूप में दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कहानी के कई अनसुलझे सवालों के जवाब हैं। हाँ, और स्रोत हॉगवर्ट्स को एक तरह से विरोधाभासी रूप में पेश करता है। एक तरफ तो वो जादू सीखने की शानदार जगह है, एक सुरक्षित पनाहगाह जैसा, लेकिन दूसरी तरफ सतह के नीचे बहुत कुछ उबल रहा है, कुछ खतरनाक। और इसी कॉन्ट्रास्ट को, इसी विरोधाभास को उजागर करती है वो खोज जो हैरी और उसके दोस्त करते हैं। 3 सिर वाला कुत्ता। हाँ, स्कूल के एक प्रतिबंधित गलियारे में। स्रोत इस खोज को कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताता है। ये सिर्फ बच्चों की जिज्ञासा नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बड़े रहस्य की ओर पहला कदम है। उन्हें पता चलता है कि वो कुत्ता एक ट्रैपडोर की रखवाली कर रहा है,
और उनकी जासूसी उन्हें और गहराई में ले जाती है। और फिर उन्हें पता चलता है उस चीज के बारे में जिसकी रक्षा की जा रही है, पारस पत्थर, या जैसा स्रोत में कहा गया है फिलोसोफर स्टोन। एक ऐसा पौराणिक पत्थर जो किसी को भी अमर बना सकता है और असीमित सोना दे सकता है। सोचिए जरा। स्रोत इस बात पर खास ध्यान दिलाता है कि इतनी शक्तिशाली और लुभावनी चीज का स्कूल के अंदर छिपा होना ही अपने आप में कितना बड़ा जोखिम है। सही बात है। सवाल उठता है कि इसे यहाँ क्यों रखा गया है और कौन इसे हासिल करना चाहेगा। बिल्कुल, ये महज एक जादुई वस्तु नहीं, ये शक्ति और लालच का प्रतीक बन जाती है। और यहीं से शक की सुई घूमने लगती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे वो क्विडिच मैच में हैरी की झाड़ू का गड़बड़ाना। हाँ, वो तो बहुत डरावना था। जिससे तीनों दोस्तों को यकीन हो जाता है कि कोई पत्थर चुराने की फिराक में है। और स्रोत बताता है कि उनका पहला और सबसे मजबूत शक जाता है प्रोफेसर स्नेप पर। हाँ, स्नेप, पोशंस के प्रोफेसर, जो हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बिल्कुल, उन्हें शुरुआत से ही वो संदिग्ध लगते हैं। स्रोत स्नेप के प्रति हैरी की इस नफरत और शक को काफी प्रमुखता देता है। और ये शक कहानी में एक टेंशन पैदा करता है, एक तनाव। स्रोत ये दिखाता है कि बच्चे किस तरह, मतलब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के आधार पर नतीजे निकालते हैं, जो कि स्वाभाविक भी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही स्रोत इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हैरी का वोल्डेमॉर्ट के साथ एक अजीब दर्दनाक सा कनेक्शन है। उसके निशान में दर्द होना, उससे ये एहसास होता है कि वोल्डेमॉर्ट पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। वो कहीं है, कमजोर अवस्था में, लेकिन है, और वापस शक्ति पाने के लिए बेताब है। ये जानकारी तो पत्थर चोरी होने के खतरे को और ज्यादा सीरियस बना देती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और इसी गंभीर स्थिति को भांपकर ये 11-12 साल के बच्चे, जो अभी ठीक से जादू करना सीख ही रहे हैं, एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। हाँ, और स्रोत इस फैसले को उनकी मासूमियत और असाधारण बहादुरी का मिश्रण बताता है। क्या फैसला लेते हैं वो खुद पत्थर की रक्षा करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़ों पर, खासकर स्नेप पर, भरोसा नहीं किया जा सकता। वाह! ये उनके किरदारों के विकास का एक बहुत अहम पड़ाव है। स्रोत दिखाता है कि कैसे वे डर के बावजूद जिम्मेदारी उठाने का फैसला करते हैं। ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, ये नैतिक साहस का प्रदर्शन है। वो नियमों को तोड़ते हैं, खतरा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सही काम है। और फिर शुरू होता है उन बाधाओं को पार करने का वो रोमांचक सफर जो पत्थर तक पहुंचने के रास्ते में बिछाई गई हैं। हाँ, वो सीक्वेंस तो कमाल का है। स्रोत इन बाधाओं को महज जादुई पहेलियां नहीं मानता। पहली चुनौती है डेविल्स स्नेयर, एक जानलेवा पौधा जो कसकर जकड़ लेता है। यहाँ हरमाइनी की जरूरत पड़ती है, उसकी त्वरित बुद्धि और जादुई ज्ञान काम आता है। स्रोत बताता है कि ये बाधा शांत रहने और ज्ञान के सही इस्तेमाल की परीक्षा है। सही। इसके बाद आती है वो उड़ती हुई चाबियों का कमरा। हाँ, जिसमें हैरी की सीकिंग स्किल्स, मतलब क्विडिच खेलने की क्षमता, काम आती है। बिल्कुल, लेकिन शायद सबसे यादगार बाधा है वो विशालकाय जादुई शतरंज का खेल। ओह हाँ, वो तो जबरदस्त था। स्रोत इस बाधा को रणनीति, त्याग और साहस की परीक्षा के रूप में चित्रित करता है। रॉन, जो शतरंज का माहिर है, यहाँ हीरो बनकर उभरता है। वो खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है ताकि हैरी और हरमाइनी आगे बढ़ सके। स्रोत इस क्षण को रॉन के चरित्र की गहराई और उसकी दोस्ती के प्रति समर्पण के सबूत के तौर पर पेश करता है। हाँ, रॉन का वो त्याग वाकई में, मतलब दोस्ती की मिसाल है। कमाल का था वो। बिल्कुल। और आखिरी बाधा होती है तर्क पर आधारित पोशंस की पहेली, जिसे सुलझाने के लिए हरमाइनी की लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ, स्रोत दिखाता है कि कैसे हर बाधा अलग अलग तरह की काबिलियत की मांग करती है। ज्ञान, कौशल, रणनीति, साहस और टीम वर्क। एग्जैक्टली। ये महज संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये बाधाएं दिखाती हैं कि पत्थर की रक्षा के लिए सिर्फ शक्तिशाली जादू ही काफी नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता और नैतिक बल भी जरूरी हैं। हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण था। अंततः हैरी अकेला ही अंतिम कमरे में पहुंचता है। उसे उम्मीद होती है कि वहां उसका सामना प्रोफेसर स्नेप से होगा, जिस पर उसे शुरू से शक था। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है जिसे स्रोत कहानी का क्लाइमैक्स मानता है। वहां स्नेप नहीं, कौन होता है, बल्कि हकलाने वाला, सीधा साधा दिखने वाला प्रोफेसर क्विरल। ओह, ये खुलासा तो वाकई नाटकीय है। स्रोत दिखाता है कि कैसे बाहरी रूप अक्सर भ्रामक हो सकता है। क्विरल, जिसे सब एक डरपोक और हार्मलेस प्रोफेसर मानते थे, हाँ, वही असल में पत्थर चुराने की कोशिश कर रहा था। पर क्यों और कैसे?
यहीं पर इससे भी बड़ा रहस्य खुलता है जब क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है। हाँ, वो दृश्य तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, क्विरल के सिर के पीछे उसी के शरीर से जुड़ा हुआ वोल्डेमॉर्ट का वो भयानक चेहरा नजर आता है। उफ। स्रोत बताता है कि वोल्डेमॉर्ट इतना कमजोर है कि उसे जिंदा रहने और काम करने के लिए दूसरे के शरीर का सहारा लेना पड़ रहा है, एक पैरासाइट की तरह, एक परजीवी की तरह। उसे पत्थर चाहिए। हाँ, उसे पत्थर चाहिए ताकि वो अपना शरीर वापस पा सके और फिर से पूरी ताकत हासिल कर सके। स्रोत इस क्षण में वोल्डेमॉर्ट की चरम हताशा और क्रूरता को दिखाता है। तो ये टकराव सिर्फ हैरी और क्विरल का नहीं है? नहीं, ये सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो शक्तियों के बीच है। एक तरफ वोल्डेमॉर्ट जो मौत पर जीत पाना चाहता है और जिसके लिए शक्ति ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ हैरी जो अनजाने में ही एक अलग तरह की शक्ति का प्रतीक है। क्विरल जिसके शरीर पर वोल्डेमॉर्ट का नियंत्रण है, हैरी को छूकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। तो क्विरल का शरीर जलने लगता है, जैसे तेजाब गिर गया हो। वो हैरी को छू भी नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? यहीं पर स्रोत कहानी के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण विषय को उजागर करता है, प्यार की शक्ति। प्यार की शक्ति? हाँ, प्रोफेसर डंबलडोर बाद में हैरी को समझाते हैं कि ये उसकी माँ लिली पॉटर के बलिदान का नतीजा है। उसने हैरी को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अच्छा। और उसके इस निस्वार्थ प्रेम ने हैरी पर एक प्राचीन शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना दिया था। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये एक ऐसा जादू है जिसे वोल्डेमॉर्ट जो प्यार को समझ ही नहीं सकता, वो भेद नहीं सकता। वाह। ये दिखाता है कि कहानी के केंद्र में क्रूर शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग की शक्ति है, जो अंततः ज्यादा मजबूत साबित होती है। तो क्विरल नष्ट हो जाता है और वोल्डेमॉर्ट का बचा कुचा वो आत्मा जैसा रूप? हाँ, वो अंश वहां से भाग जाता है। हैरी पत्थर को बचा लेता है, लेकिन इस कोशिश में बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो प्रोफेसर डंबलडोर उसके पास होते हैं। हाँ। और डंबलडोर उसे पूरी सच्चाई बताते हैं और एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। क्या? कि उन्होंने और पत्थर के निर्माता निकोलस फ्लेमेल ने मिलकर पत्थर को नष्ट करने का फैसला किया है। नष्ट करने का? क्यों? ये फैसला कहानी के नैतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और स्रोत इसे प्रमुखता से रखता है। अमरता और असीमित धन देने वाले पत्थर को नष्ट कर देना ये दिखाता है कि डंबलडोर और फ्लेमेल ऐसी शक्ति के अस्तित्व को ही खतरनाक मानते हैं, चाहे वो अच्छे हाथों में ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, भले ही वो अच्छे हाथों में क्यों ना हो। स्रोत बताता है कि यह निर्णय शक्ति के प्रलोभन पर ज्ञान और नैतिकता की जीत है। वे समझते हैं कि ऐसी शक्ति का दुरुपयोग होने का खतरा हमेशा बना रहेगा, इसलिए उसे खत्म कर देना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो हॉगवर्ट्स का पहला साल खत्म होता है। हैरी ने जादू सीखा, सच्चे दोस्त बनाए, एक जानलेवा दुश्मन के सेवक का सामना किया और अपने अतीत के कई रहस्य जाने। और सबसे बढ़कर दोस्ती, साहस और प्रेम की असली ताकत को समझा। हाँ, वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए वापस डर्सली परिवार के पास लौटता है। स्रोत इस वापसी को एक फुल सर्कल जैसा देखता है, लेकिन एक बड़े बदलाव के साथ। हाँ, अब वो वापस जाने वाला हैरी पहले जैसा नहीं है। कैसे? स्रोत उसे अब सिर्फ एक सताया हुआ अनाथ लड़का नहीं दिखाता, बल्कि एक युवा जादूगर के रूप में चित्रित करता है जिसने अपनी पहली बड़ी लड़ाई लड़ी है और जीती है। उसमें एक नया आत्मविश्वास है, अपनी जादुई पहचान की समझ है और एक ऐसी दुनिया का अनुभव है जो डर्सली परिवार की तंग दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। सही। स्रोत बताता है कि वो अब सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपनी कहानी का हीरो बनने की राह पर है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे साल को स्रोत के नजरिए से संक्षेप में देखें, तो ये हैरी के लिए एक काया पलट का सफर था। हाँ, पूरी तरह से। एक अनजान उपेक्षित लड़के से एक ऐसे युवा जादूगर बनने तक का सफर, जिसने न सिर्फ वोल्डेमॉर्ट के एक खतरनाक मंसूबे को नाकाम किया, बल्कि अपनी असली पहचान, दोस्ती की अटूट शक्ति और अपने अंदर छिपे असीम साहस को भी खोज निकाला। और स्रोत जिन मुख्य विषयों को बार बार उभारता है वे हैं अपनी जड़ों और पहचान की तलाश, मुश्किल हालातों में भी दोस्ती का महत्व, डर पर काबू पाकर साहस दिखाना, अच्छे और बुरे के बीच का वो संघर्ष जो अभी शुरू ही हुआ है, और इन सबसे ऊपर माँ के बलिदान और प्रेम की वो अजेय शक्ति जो सबसे शक्तिशाली काले जादू पर भी भारी पड़ती है।
और जैसा आपने पहले कहा, डंबलडोर का पत्थर नष्ट करने का फैसला भी स्रोत के अनुसार एक गहरा सबक देता है। हाँ, कि कुछ शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि उनका ना होना ही बेहतर है। ये शक्ति पर नैतिकता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश है। बिल्कुल। सच्ची शक्ति शायद नियंत्रण या अमरता में नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सही चुनाव करने और दूसरों की रक्षा करने में है। स्रोत इसे कहानी के केंद्रीय नैतिक संदेशों में से एक मानता है। स्रोत के अंत में एक वाक्य है जो सोचने पर मजबूर करता है कि हैरी गर्मियों के लिए भविष्य के रोमांच के लिए तैयार होकर लौटता है। हाँ, ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। बिल्कुल। तो ये हमें इस सवाल पर छोड़ देता है हाँ, कि एक ऐसा युवा जादूगर जिसने अपने पहले ही साल में मौत को इतने करीब से देखा हो और वोल्डेमॉर्ट जैसे दुश्मन का सामना किया हो, उसके लिए आगे किस तरह की चुनौतियां इंतजार कर रही होंगी। और ये जानना कि वोल्डेमॉर्ट अभी भी वहां बाहर है, कमजोर ही सही लेकिन वापस आने की फिराक में है, ये खतरा उसके भविष्य को, उसकी ट्रेनिंग को और उसके रिश्तों को कैसे आकार देगा। ये सवाल तो आगे की कहानियों के लिए मंच तैयार करता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस सवाल को सोचने के लिए छोड़ देता है।